Once again, a very good morning in Jai Hind Class 12th. Continuing with chapter number 6, that is staffing. We are almost done with the internal sources of recruitment. We were discussing the external sources of recruitment, and we have discussed up to 5th point, that was placement agencies and management consultants. Now we are supposed to start with point number 6, that is campus recruitment. What is there in campus recruitment, dear students? See, jobs in many industrial organizations have become increasingly technical and complex to the point where college degrees are widely required. What does it mean? When you are going to work in any industrial organization, right? Having got a job over there, become increasingly technical as well as complex, where you require your degrees, right? Big organization maintain a close liaison with the universities. होता क्या है बेटा इसमें, like suppose अभी you will be done with your you'll definitely be done with your 12th standard, right? After that you'll go for your graduation, then post graduation. So what happens generally, आप टाई अप होते हैं कॉलेजेस के कंपनीज के साथ, ठीक है? ऐसा होता है, देखो कैंपस प्लेसमेंट वुड बी लाइक दिस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैंपस, ओके? मैनेजमेंट MBA के बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं, प्लेसमेंट इंटरव्यू इज़ गोइंग ऑन। ये कंपनी से HR डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से जिसमें भी वैकेंसीज़ होती हैं, द पीपल विजिट दी कॉलेजेस और वो वहाँ से टैलेंटेड जिनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, दे टेक द इंटरव्यू, राइट? और उन्हें सेलेक्ट करके ले जाते हैं कैंडिडेट्स को। कॉन्सिक्वेंटली बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज लाइसन विद द यूनिवर्सिटीज़, vocational institute and management institutes for recruitment to various jobs. यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप्स होते हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ओके? इन सब से टाई अप होते हैं कंपनीज़ के। वो कहते हैं आपके कॉलेज का जो सबसे टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं, 10, 5, ओके, जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं, आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराइए। इफ़ यू फाइंड देम सुटेबल, हम उन्हें job offer करेंगे, will offer the job to them. So recruitment from educational institution is a well established practice of thousands of business and other organization. इससे किसका फ़ायदा होता है? इससे सी ऑर्गेनाइजेशन को एक सुटेबल फ्रेश टैलेंट मिल रहा है, टैलेंटेड कैंडिडेट वो हायर करेंगे। कैंपस को क्या फ़ायदा हो रहा है? उनकी रेपुटेशन अच्छी हो रही है, उनके टाई अप हैं, चाहे वो कुछ भी पैसे देकर हैं, अच्छे रिलेशंस हैं उनके, बट इससे क्या हो रहा है? उनकी रेपुटेशन अच्छी हो रही है। बिकॉज कहते हैं ना, वो कैंपस उस वहाँ से करो, उस कैंपस से बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट होता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। इट्स बिकॉज उनके अच्छे टाई अप होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और वो बच्चों को वहीं से ही, जैसे ही उनका फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला होता है, वो उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनको पोस्ट के लिए हायर कर लेते हैं, राइट? सो रिक्रूटमेंट इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैंपस रिक्रूटमेंट। इसे हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ क्लर्क, जिन्हें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्लर्क में ज़रूरत होती है, राइट? जो सर्च करते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब जो ट्रेनिंग के लिए आएँ, यूजुअली रिक्रूट फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग वोकेशनल कोर्सेज। सी समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको इफ़ यू आर इन टू द कॉलेज और आपको ये कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग करेंगे किसी भी कंपनी के साथ, तो दैट्स अप टू यू। आपके जहाँ पर अच्छे रिलेशंस हैं, आपकी जहाँ अच्छी बातचीत है, आप वहाँ से उसे कहते हैं इंटर्नशिप, राइट? आप वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आओगे। अगर वो उस कंपनी को आपका ट्रेनिंग का टाइम पीरियड अच्छा लगा, जब आपने उनके साथ काम किया, वो आपको वहाँ पर भी रिक्रूट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन, इफ़ एनी पोजीशन गोज़ वैकेंट, राइट? और अनदर ऑप्शन, जब लार्ज स्केल पर क्लर्क की या नंबर ऑफ़ पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पर कंपनीज विजिट करती हैं कैंपस में और वहाँ से जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको ले जाती हैं। तो इसका मतलब आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और अच्छे से मार्क्स लाने हैं, सो दैट द कंपनी विल डायरेक्ट रिक्रूट यू फ्रॉम द कैंपस ओनली। आपको बाहर जाके फिर देखना नहीं पड़ेगा, यू नीड नॉट टू लुक फॉर द जॉब, देन आपको कैंपस से ही रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ठीक है? आपको सिर्फ जॉब स्टार्ट करनी है।
नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन, रिकमेंड करना। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़, फ्रेंड, रिलेटिव्स मे प्रूव टू बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कंपनी में ही कोई काम कर रहा है, ट्रस्टेड एम्प्लॉय है, उसने रेफ़र किया कि सर प्रोडक्शन मैनेजर के लिए तो मेरे पास एक बंदा है, उसने अपने फ्रेंड को रेफ़र कर दिया, रिलेटिव को रेफ़र कर दिया, या फ्रेंड्स ने आपको रेफ़र कर दिया, किसी कंपनी के बारे में बता दिया। सो मैनी एम्प्लॉयर प्रेफर टू टेक सच पर्सनस क्यों, बिकॉज समटाइम अबाउट देयर बैकग्राउंड इज़ नोन। उन्हें पता है कि ये ट्रस्टेड एम्प्लॉय है, हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रहा है, ये जिस भी अपने एम्प्लॉय को लाएगा, जिस भी पर्सन को लाएगा हमारे साथ काम करने के लिए, तो वो इसके जैसा ही होगा। इट इज़ प्रेज्यूम्ड दैट द रिकमेंडिंग पर्सन विल रेयरली रिकमेंड अ पर्सन हु इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ जॉब। ये माना जाता है कि कोई टैलेंट मतलब ट्रस्टेड एम्प्लॉय है जो आपके साथ कई सालों से काम कर रहा है, वो केवल उसे ही रिकमेंड करेगा जो जॉब के लिए सूटेबल होता है, राइट। अगर कोई जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, उससे उसकी भी रेपो डाउन होती है कि किसको लेकर आया है काम कराने के लिए, इसको तो काम ही नहीं आता है, राइट। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव एग्रीमेंट विद द ट्रेड यूनियंस टू गिव प्रेफरेंस टू ब्लड रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय इफ़ देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर सूटेड टू फिल दी वैकेंट जॉब्स। बेटा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट कर लेती हैं ट्रेड यूनियन के साथ कि वो भाई अपने ब्लड रिलेशन से या फिर ऐसे अच्छे लोगों को अपॉइंट कराएं कंपनी में, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट होता है, जो लोग उनके साथ काम कर चुके होते हैं उन्हें ट्रस्ट होता है कि ये लोग जिनको लेकर आएंगे वो अच्छे ही होंगे। अगर उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सूट करता है, दे विल फिल द वैकेंट जॉब्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लोअर लेवल वैकेंसीज फिल करती हैं, ट्रेड यूनियन से ही कहती हैं या कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कि भाई आप अपने लेकर आओ एम्प्लॉयज़, हम उन्हें हायर करेंगे अगर वो इफ़ दे आर सुइटेबल, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट उन पर होता है। ओके, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन सेविंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता या कोई और सोर्स ऑप्ट नहीं करनी पड़ती, है ना। किसी ने रिकमेंड कर लिया और कंपनी ने उसको हायर कर लिया ट्रस्ट के बेसिस पर। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यू बी टू बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन सम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, लेट्स सपोज आपके स्कूल की बात करते हैं, तो आपके स्कूल में भी जैसे देर आर 3 ब्लॉक्स, ठीक है, 1 2 3 A B and C, देर आर 3 ब्लॉक्स। अब इन 3 ब्लॉक्स में अगर हम पियंस की बात करते हैं, हम स्वीपर्स की बात करते हैं, राइट, मेड्स की बात करते हैं, सो हु इज़ देयर टू अरेंज, किसके पास इतना टाइम है जो इन तीनों ब्लॉक के लिए इन सबको अरेंज करे, उन्हें लुक आफ्टर करे। सो व्हाट वी जनरली यूज़ टू डू, हम एक कॉन्ट्रैक्टर से टाई अप कर लेते हैं जो जिसे कहते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो लेबर प्रोवाइड कराता है। ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ मिसहैपनिंग होती है तो इससे पूछा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टर लाकर देता है, हम बताते हैं हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, 10 पियन की रिक्वायरमेंट है, 15 स्वीपर की रिक्वायरमेंट है, 4 मेड की रिक्वायरमेंट है, ये अरेंज कराता है लेबर। इंस्टीट्यूट की बाहर जाकर इतने सारे लोगों को सर्च करना, इससे अच्छा है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, हम इसे पैसे देते हैं, ये इन्हें पैसे देता है, इन्हें सैलरी देता है, ऑर्गेनाइजेशन इन्हें सैलरी देती है, ये इन लोगों को सैलरी देता है, क्योंकि ये इसके लेबर, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ये इन्हें लुक आफ्टर करेगा, हम इससे क्वेश्चन करेंगे, ही विल बी आंसरेबल, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ही विल बी आंसरेबल। जितने भी वर्कर्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, भाई कौन जाएगा ढूंढने के लिए वर्कर्स को, नो वन। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। इसकी एक डिसएडवांटेज है, इट इज़ दैट द कॉन्ट्रैक्टर लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी तो सब जॉब छोड़ देते हैं, बस वो तो उसी के बिहाफ पर आए हैं, उसको पैसा तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही है ना इन्हें, पैसा तो इन्हें कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है। अगर किसी रीज़न से कॉन्ट्रैक्टर की और ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बनी और इसने क्विट कर दिया तो सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो सब जॉब छोड़ देंगे, बिकॉज ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू हिम ओनली। सो दैट इज़ वाई दिस सोर्स ऑफ लेबर इज़ नॉट प्रेफर्ड मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें लगता है कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लेबर, बट अगर कॉन्ट्रैक्टर से नहीं बनती तो फिर ऑल ऑफ अ सडन सभी जॉब छोड़ देंगे और उनका बिजनेस सफ़र करेगा। रिक्रूटमेंट थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बीन बेंड फॉर द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट में तो यही चीज़ अब फॉलो होती है, पर पब्लिक सेक्टर में ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है, नहीं तो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दिस प्रैक्टिस स्टिल कॉमन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वहाँ लेबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और लेबर कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड कराता है।
पहले ही बातचीत हो जाती है, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप इन्हें कुछ भी दो, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न और टेलीकास्टिंग। ये नॉर्मल है। आपने देखा होगा, इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन want to fill the vacant post, so they telecast it on TV. अभी दूरदर्शन तो नहीं है, पहले होता था, अदर चैनल्स, they are gaining importance like Job Watch, Youth Plus, Pulse, Employment News. ये सब ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिन पर दे आर बिकम वेरी क्वाइट पॉपुलर। आप लोगों के पर्पस के नहीं, बट जब व्हेन यू विल बी लुकिंग फॉर द जॉब तो आप इन्हें सर्च करोगे। इसमें क्या होता है, डिटेल रिक्वायरमेंट होती है जॉब की और क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड टू डू इट। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए विद द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वैकेंसी है। टीवी का रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ करना बहुत कम चलता है कंपैरेटिवली टू अदर सोर्सेज, क्योंकि एक एक्सपेंसिव मीडियम है। एडवर्टाइजमेंट बहुत छोटे टाइम के लिए आता है और रिपीट भी नहीं किया जाता ज़्यादातर। अब तो फिर भी कोई छोटा सा एडवर्टाइजमेंट होता है, रिपीट कर दिया जाता है, बट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो कि सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, वो इसे पढ़ नहीं पाते हैं। जो टीवी नहीं देखते हैं वो जॉब वैकेंसीज मिस कर देते हैं। इफ़ देयर इज़ पावर फेलियर, कैंडिडेट्स लिविंग इन द एरिया विल मिस दी वैकेंसीज टेलीकास्ट। जो वैकेंसी टेलीकास्ट होती हैं वो मिस कर देते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इससे तो हम लोग बाकी चीज़ें करते हैं, जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट, कंसल्टेंट्स, रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट इज़ वेब पब्लिशिंग और इंटरनेट रिक्रूटमेंट। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशलाइज्ड क्रिएट करती हैं स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स टू कलेक्ट डेटा जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर। जैसे आपने देखा होगा naukri.com, बहुत सुना होगा, timesjob.com, monster.com, jobstreet.com। व्हाट दे डू इज़, ये डेटा कलेक्ट करते हैं जॉब सीकर्स का हु आर लुकिंग फॉर द जॉब एंड जॉब प्रोवाइडर जहाँ पर वैकेंसी है। दे आर ज़्यादातर जो जॉब सीकर्स होते हैं वो इन्हें विजिट करते हैं, naukri.com, timesjob.com, monster.com, राइट। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन वेबसाइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी खुद की वेबसाइट होती हैं, तो आप लोग उन पर वेबसाइट पर क्लिक करके देख सकते हो कि वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। लाइक अपने स्कूल का आप क्लिक करके देख सकते हो कि इज़ देयर एनी वैकेंसी इन योर स्कूल और नॉट राइट नाउ। अभी तो खैर कुछ भी नहीं है बेटा, बट इट्स जस्ट नाउ अ डेज मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन वेबसाइट्स जहाँ जाकर आप पता कर सकते हो एनी पोस्ट इज़ वैकेंट ओवर देयर और नॉट। सो दिस इज़ वॉट द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वी आर डन विथ। Here is the comparison of internal and external recruitment. See, the meaning. Internal is, it involves search of candidate from within the organization. Organization के अंदर से ही recruit करते हैं candidate को, transfer करके, promotion करके, laid off employees. External, it involves in finding candidate from outside. These are the example: placement, campus recruitment, recommendations. When we are talking about time required, it takes less time to recruit from internal source. आपको पता है, the person is well known to you. It is a lengthy process. Economical. Internal is cheaper. आपको within the organization you are hiring the employee, and this process is costly as vacancies have to be notified in newspaper, right, websites. मोटिवेशन, इससे एग्जिस्टिंग स्टाफ मोटिवेट होते हैं कि हमारा भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टाफ फील डिससेटिस्फाइड इफ़ एक्सटर्नल सोर्सेज आर यूज्ड। हमें प्रमोट कर दिया जाता, किसी और को क्यों हायर किया, हो सकता है अब ये बॉस का फेवरेट हो जाए, राइट। टैलेंट और क्वालिटी, चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज़ लिमिटेड, स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट इज़ डिमिनिश्ड। जब हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करते हैं तो फ्रेश टैलेंट ख़त्म हो जाता है, बाहर से हम किसी को नहीं अपॉइंट कर रहे हैं। इसमें बहुत होप रहती है फ्रेश टैलेंट की। दिस मीन्स इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड एंड न्यू आइडियाज़ इनटू। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश टैलेंट कंपनी में आना चाहिए, कम अप विद द न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़। जो लोग काम करते हैं वो थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं कि ठीक है काम चल तो रहा है ऐसे ही चलने, बट कोई और आता है तो उसको लगता है मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं जिससे द एम्प्लॉयर विल गेट इम्प्रेस बाय दिस फ्रॉम मी। ओके,
नाउ कम्स द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। क्या मेरिट्स हैं? क्वालिफाइड पर्सनल। अगर हम बाहर से किसी को रिक्रूट करते हैं तो ऑब्वियसली हम देखेंगे वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। सो जो भी अप्लाई करेगा उस पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन के लिए और हम पैसा खर्च करके उसको अपॉइंट कर रहे हैं, राइट, सो हम ये देखेंगे कि द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड एंड ट्रेंड। वाइडर चॉइस। एक्सटर्नल इंटरनल में तो आपको पता है आपको किसे प्रमोट करना है, किसे ट्रांसफ़र करना है, बट यहाँ पर आपके पास वाइडर चॉइस होती है। एक बार आप वैकेंसी निकालो तो नंबर ऑफ़ पीपल विल कम टू यू। मैनेजमेंट हैज़ अ वाइडर चॉइस वाइल सेलेक्टिंग द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप सिलेक्शन का प्रोसेस आपका लेंदी हो जाएगा, इतने लोग आपके पास आ जाएंगे जब जॉब निकलती है। नेक्स्ट इज़ फ्रेश टैलेंट। इनसाइडर्स में हैव लिमिटेड टैलेंट, राइट। जो लोग काम करते हैं वो समटाइम्स दे बिकम लिथार्जिक। एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप किसी को लेते हो तो दिल कम, द फ्रेश ब्लड विल कम विद द न्यू आइडियाज़ इनटू द एंटरप्राइज। इससे ओवरऑल वर्किंग इम्प्रूव होती है। देखो कोई नया आपके कंपनी में एंटर करेगा तो वो कुछ नया लेकर आएगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इफ़ अ कंपनी कैन टैप एक्सटर्नल सोर्सेज, एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू कॉम्पीट विद द आउटसाइडर। सी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी, पता है कि बाहर से किसी को बुला रहे हैं तो जो अंदर के लोग काम करते हैं उनके लिए कंपटीशन हो जाएगा, वो और हार्ड वर्क करेंगे टू प्रोड्यूस बेटर परफॉर्मेंस, है ना। अगर हम किसी को बाहर से अपॉइंट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन लेंगे जो उस पोस्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल होगा। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं एक्सटर्नल सोर्सेज में। फ्रेश टैलेंट आता है विद न्यू इनोवेटिव आइडियाज़। उसके आने से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। इफ देर आर सम मेरिट्स तो देर मस्ट बी सम लिमिटेशंस। डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, ये हमने अभी बात किया बेटा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो थोड़ा डिससेटिस्फाई और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दे मे फील दैट दे चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड। किसी एक के आने से उनके प्रमोशन के चांसेस ख़त्म हो गए, इससे भी फ़र्क पड़ता है। लेंदी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस देखना पड़ता है, रिक्रूट करना होता है जिसमें एप्लीकेशन रिसीव होती है, उनकी स्क्रीनिंग होती है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस एज वेल एज कॉस्टली प्रोसेस। आप एडवर्टाइज़ करोगे, वेबसाइट्स पर डालोगे, कैंपस जाओगे रिक्रूट करने, तो इट इज़ अ लेंदी एज वेल एज कॉस्टली प्रोसेस। अनसर्टेन रिस्पॉन्स, फ्लड आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अगर आप एक बार वैकेंसी निकालते हो, देयर इज़ नो गारंटी दैट द एंटरप्राइज विल बी एबल टू अट्रैक्ट राइट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। जिन्हें एक्सपीरियंस है वो भी आएंगे, जो अनक्वालिफाइड हैं वो भी आएंगे। वैकेंसी देखकर सब आ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट देखकर एवरीबडी विल अप्रोच द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। So these are the merits and limitation of external sources. Go through this once at home by yourself. From tomorrow we'll start the next step of recruitment process, and that is staffing process, and that is selection. Have a good learning. Take care. Thank you.